नमस्कार, रजत शर्मा शो में आप सभी का स्वागत। हमेशा की तरह आज भी कुछ चीज़ें हैं मेरे ज़हन में जो सड़क पे चलते हुए आई ध्यान। लगा कि इतना लंबा रास्ता नापते-नापते लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमें उनकी अनुभूति तब होती है, उनका उपलब्धियों का प्राकट्य हमारे जीवन में हमारी आँखों के सामने तब होता है जब वो कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस सब को करने के लिए कितने नाकों चने चबवाने पड़ते हैं उन्हें। कितने ज़्यादा पहाड़ चढ़ने उतरने पड़ते हैं, कितने सारे जीवन के संदर्भों में उन्हें समझौता करना पड़ता है। ये तब पता चलता है जब उनके साथ बैठ के रूबरू होते हैं, एक कप चाय उनके साथ साझा करते हैं और इस शो के ज़रिए आपसे मुखातिब होना मेरा यही मकसद रहता है कि मैं जीवन की उन सब भागदौड़ से परे सेलिब्रिटीज़ से मिलना, हँसना, गाना, नाच-गाना इन सब चीज़ों पर बात करने के अलावा हम ऐसे मुद्दों पर बात करें जो एक्चुअली हमारे जनजीवन से जुड़े हैं। हमारा जनमानस जिनसे आए दिन रूबरू होता तो है, लेकिन पता उसे ढंग से अखबारों के ज़रिए भी नहीं चलता। ऐसे ही एक एक कहना चाहिए एक आंदोलन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो अपने आप में एक आंदोलन नहीं है, बल्कि जन क्रांति है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी उसके बारे में नहीं पता। उत्तराखंड भू आंदोलन के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जितने लोग जानते हैं शायद उन्हें अभी भी इतना ज़्यादा नहीं पता होगा कि किस तरह से धरातल से चढ़कर इतनी हज़ारों मीटर की ऊंचाइयों तक रहने वाले जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, ख़ास तौर से उत्तराखंड की ही मैं बात करूं, कुमाऊं और गढ़वाल और जौनसारी, जहां काफ़ी बड़ी तादाद देश की रहती है। क्या उन्हें नसीब हुआ है, कितनी चीज़ें उन्हें आज भी उत्तराखंड राज्य बन जाने के लगभग 2 दशक के बाद भी मिली हैं, नहीं मिली हैं। किस तरह की भूमि समीकरण है वहाँ, आने वाले लोग जो बाहर से आकर खरीदते हैं ज़मीन, किस तरह की चीज़ें प्रशासनिक तौर पर उनको सुविधा दे रही है और उनको सुविधा मिल रही है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो किस कदर इससे सफ़र कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ है? इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं रजनी ढोंडियाल जोशी जी। रजनी जी, बहुत सारी चीज़ों में है, इनका क्या मैं परिचय दूँ? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इनके लिए बताने के लिए, क्योंकि शायद उसी में ही वक्त बहुत ज़्यादा निकल जाए। आप एक एनजीओ चलाते हैं शिक्षा से शिखर तक, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों के साथ आपकी उठ-बैठ है। बहुत सारी देश की नीतियों से जुड़ी हुई नीति निर्माता आपके साथ उठ-बैठ करते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैंने कहा ना कि समय निकल जाएगा। एक इनके साथ जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी बात है, ये उत्तराखंड से ही है और गढ़वाल से हैं, गढ़वाल मंडल से हैं और वो जीवन इन्होंने जिया है जिसे ये समझकर एक आंदोलन से जुड़ी, जिसका मैंने नाम दिया उत्तराखंड भू आंदोलन से ये जुड़ी हुई हैं। और ये किस कदर जुड़ी हैं मैं बता दूं आपको। इसे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाने की जो जिम्मेदारी थी इन्होंने खुद उठाई। आज जितना भी जो भी रूप आप इसका स्वरूप आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इन्हीं की बदौलत है। रजनी जी, आपका स्वागत है। आपसे परिचय की मोहताजगी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में परिचय हैं। आपसे बात करके जाना मैंने, मेरे देखने वालों को भी ये पता चले कि किस परिपाटी में आपका जीवन बीता, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्या-क्या आपने स्ट्रगल फेस किए और फिर किस तरह से आप इस भू आंदोलन से जुड़े, मतलब ये रास्ता कहाँ से होकर कहाँ पहुँचा, ये बताइए? जी, बिल्कुल रजत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, और मैं अपना परिचय मेरा ये है कि मैं मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड ब्लॉक की रहने वाली हूँ जी। और मेरे जीवन के 22 साल उस हुँ, दुर्गम एरिया में गुज़रे हैं जिसको पिछड़ा क्षेत्र राठ कहा जाता है। जी। और वहाँ पे बचपन से हमने, आप ये कह सकते हैं कि अभाव में हुँ, जीवन गुजारा है वहाँ पे। स्वास्थ्य बहुत शिक्षा। ज़्यादा वहाँ पे, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोज़गार के नाम से जो वहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय हैं, बस उसके अलावा कोई रोज़गार का साधन नहीं है। जी, जो गाँव के लोग हैं खेती-बाड़ी करके अपनी जो जीविका है उसे चलाते हैं या छोटी-मोटी कोई दुकान। तो इतना संघर्ष भरा जीवन हुँ, पहाड़ का रहा है और उन्हीं सब चीज़ों ने इतना गहरा प्रभाव दिमाग में डाल दिया था कि वो कहते हैं ना कि शादी होने के बाद पराये हो जाते हैं। तो जी, यहाँ पे मेरी शादी हो गई थी नोएडा
2006 में, लेकिन मैं सच कहूँ कि शरीर ही यहाँ है, आत्मा आज भी मेरी जी, उत्तराखंड जी, में जी। बसती है। उन परिस्थितियों को जिनको स्वयं मैंने भोगा है, मैं हुँ, नहीं चाहती कि जो वहाँ की आने वाली पीढ़ी है, हुँ, वो इन्हें भोगे। और जी, उन्हीं सब चीज़ों को लेके ये ज़िद कर बैठी कि वहाँ पे बदलाव आना ही चाहिए। हुँ, क्योंकि आज एक कोशिश करेगा, फिर आगे वो कारवां, मैंने भू आंदोलन में आप देख सकते हैं कि वो भू आंदोलन की जो जिद है, वो केवल इसीलिए है कि उन परिस्थितियों से हम निकले। और हुँ, आज आकर कोई भी हम पे हक जमाए, जी, वहाँ पे आके, उस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पे पहले दिन जो मैंने पोस्ट डाली थी, हुँ, मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे साथ वो कारवां जुड़ा और आज इतनी बुलंद आवाज़ के साथ जी, हम उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी से भू कानून लागू करके हम उत्तराखंडियों का जीवन सुरक्षित करें। जी। किस रूप में, किस स्वरूप में देखते हैं आप इसे? उत्तराखंड भू कानून जो माँग रहे हैं आप, जो होना चाहिए आपके हिसाब से स्वीकार्य, वो कैसा होना चाहिए? क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए? कितने लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा? कुछ बता पाएँगी? जी, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हमारी माँग है, जो ये 2018 में भू कानून लाया गया था, हुँ, जिसमें बेहिसाब खरीद-फरोख्त की छूट दे दी गई थी। सर्वप्रथम उत्तराखंड सरकार उसको बंद करे। जी, देखिए, कहीं भी किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब वहाँ अनेक तरीके के व्यापारी आकर अपना व्यापार करते हैं। जी, हम स्वागत करते हैं उन सभी व्यापारियों का, उन हुँ, सभी लोगों का। आप आएँ, वहाँ पे व्यापार करें। जी, लेकिन दोबारा मैं जंतर-मंतर से भी मैंने बात रिपीट करी थी कि आप व्यापार करने वहाँ पे आएँ और आके हमारे उत्तराखंड के जो वहाँ पे मूल निवासी हैं, भोले-भाले लोग हैं, उन्हीं पे अपना अधिकार जमा के, हुँ, उन्हीं लोगों को आप अपना नौकर बना के वहाँ पे राज करना चाहते हैं, तो हम उत्तराखंडी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुँ, और उत्तराखंड सरकार से हम यही माँग करेंगे कि आप इसे एक लंबी लीज पे दीजिए, उसका फ़ायदा हमारे लोगों को वहाँ पे जी, मिलेगा। जो वो बेचना चाहते हैं, वो लीज का जो आएगा कमाई का साधन, जो मानसिक रूप से उनको व्यापारी आके विकलांग बना देते हैं। हुँ, पहले उनसे उसी ज़मीन पे उनके काम करते हैं और बाद में उसी ज़मीन पे वो नौकर हो जाते हैं। जी, तो उत्तराखंड सरकार से हम स्पेशली माँग करते हैं कि ये खरीद-फरोख्त का सबसे पहले बंद करें। हुँ, और सारी जो आप राजा जी, विश्वास नहीं करेंगे, हुँ, जब से अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया था, तब से 11 बार उन्होंने पैमाइश करवाई थी उत्तराखंड की ज़मीन की, तब अच्छा, से आज तक वहाँ पे कोई पैमाइश हुई ही नहीं है। ओह! हुई नहीं है। मतलब आप लगा लो कि उत्तराखंड आंदोलन, इतना हमारी महिलाओं ने जान गँवाई, इतने, मतलब क्या-क्या नहीं उनके साथ हुआ। और 21 साल हो गए हैं। सरकार आई, सरकार गई, किसी ने भू आंदोलन पे बात नहीं किया। और अब हम चाहते हैं कि ज़मीनों की पैमाइश हो, जिनके जो अधिकार हैं, वो बने। और अगर जो सरकार कृषि योग्य ज़मीन है, वो वहाँ के सबसे पहले जो लोकल लोग हैं, हुँ, जो जिनको आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ बस्तियाँ हैं, दलित बस्तियाँ हैं, हुँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। सबसे पहले ये ज़मीनों का कुछ टुकड़ा उन्हें देके सशक्त बनाएँ। तो इस तरीके का कुछ कानून आए कि ज़मीनों की सबसे पहले पैमाइश हो। जी। पता तो लगे आखिर कि उत्तराखंड में एक्चुअली पोज़ीशन क्या है? और ये तो होना भी चाहिए जब आप बता बिल्कुल, रहे हैं ब्रिटिश पीरियड में कभी ये हुआ था। बिल्कुल। अब तो 75 साल तो हम आज़ादी के ही मनाने वाले हैं इस साल। उससे भी पहले की ये बात है, तो काफ़ी मूलभूत ढांचे में जो है परिवर्तन आया होगा। अब तो इतनी सारी चीज़ें, अभी थोड़ी देर बात करते हो रजनी जी, पहले आप बता रहे थे कि आपने जो शिक्षा जब प्राप्त की, प्राथमिक शिक्षा हो या बाद में माध्यमिक या उससे ऊपर, काफ़ी स्ट्रगल आपको उसमें करना पड़ता था आने और जाने में। बिल्कुल। वो क्या स्थिति थी, थोड़ा-सा बताइए? देखिए, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है रजत जी, मम्मी मेरी प्रधानाचार्य रही प्राइमरी स्कूल की और पापा मेरे इंटर कॉलेज तक हिंदी संस्कृत के लेक्चरर थे। जी। तो हमारी 1 से 5वीं तक मम्मी की देख-रेख में पढ़ाई हुई और 5वीं से 12वीं तक पापा की देख-रेख में
वहाँ पे पढ़ाई हुई थी। हुँ, वो ठीक था, उतना जीवन हमारा चलो 12वीं हो गया, लेकिन जो कॉलेज था वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था और वहाँ से 7 घंटे आगे का रास्ता श्रीनगर हुआ करता था। जी। लेकिन मेरी किस्मत मैं कहूँगी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ये रहा कि उसी बीच वहाँ एक खंडर सी जगह में हुँ, विद्यालय को वो मिल गया, मान्यता मिल गई कि हुँ, आप यहाँ पे कर सकते हैं विद्यालय को। तो उन टूटे-फूटे 3-4 कमरों में फर्स्ट बैच की मैं विद्यार्थी रही। उसके बावजूद भी जब पढ़ाई होती थी, एक टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। मेरा उस समय हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का था। जी। 3 सब्जेक्ट मेरे ग्रेजुएशन में थे, तो वहाँ से हम जब पेपर देने जाते थे, तो करीब हमारा कम से कम 7 से 8 घंटे का रास्ता आगे पड़ता था और 10 बजे के पेपर के लिए सुबह 4 बजे की पापा 10,000 रुपए की गाड़ी बुक किया करते थे, बेटा आप जाओ पढ़ाई करो और हुँ, पेपर दो। और फिर पेपर देके रात के 10 बजे हम वापस आते थे, पहाड़ी दुर्गम एरिया। बल्कि एक बार का मैं किस्सा बताना चाहूँगी आपको कि जो पापा और गाँव के आस-पास के लोग थे, वो मसाले लेके हमें ढूँढने चले गए थे कि लगता है आज गाड़ी खाई में गिर ही गई, अभी ओह! तक हमारे बच्चे पहुँचे नहीं। वो एक्चुअली गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और अच्छा, किस्मत अच्छी रही कि वो खाई में जाने से बच गई। तो इस तरीके से मतलब आप लगा सकते हैं कि मैं समझ रहा हूँ। बहुत ही दयनीय स्थिति हमारी थी। अगर एक पेट दर्द भी हो जाता था तो हुँ, एक्स-रे की मशीन नहीं हुआ करती थी। 10 से 15,000 रुपए की गाड़ी करके पहले हमें पौड़ी लाया जाता था 5 घंटे के सफ़र में। जी, पौड़ी में अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो हमें श्रीनगर लाया जाता था 8 घंटे के सफ़र में। ओके। और ये हमारी किस्मत होती थी कि हम उस 8 घंटे के सफ़र में ज़िंदा बच गए हैं। हुँ, हुँ। और ऐसा तो तकरीबन-तकरीबन रोज़-रोज़ होता था, हाँ, आप जब भी लगा आप लीजिए। परीक्षा देने के लिए जाते थे। हुँ, मेरा सवाल ये इसलिए था जी, कि आपने अभी बताया कि भूमि की जो पैमाइश है, जी, वो तो चलिए बहुत दूर की बात है। जी। आधारभूत सुविधाएँ भी मेरे ख़्याल से अंग्रेज़ों के ज़माने से भी गई बीती हैं ये तो। बिल्कुल। इनमें तो अभी अभी कोई परिवर्तन आया है इतने साल पहले की आपने बात बताई, कुछ आप जाते हैं जब अपने पैतृक क्षेत्र, कुछ अ, आपको लगता है कि तब से और अब तक कुछ बदलाव आए हैं? थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन 21 सालों में कुछ बदला है, पर हुँ, थोड़ा बहुत ये हुआ है कि अब मुझे जानने के लिए मिला है, हालाँकि मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाह रही। मेरी एक्चुअली जो विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है और जी, जी। उसी में डॉक्टर धन सिंह जी वहाँ पे हैं। हुँ, तो इसी बीच अभी कुछ 3 सालों में ही हमें वहाँ पे गायनो की डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड मशीन हुँ। और जो कॉलेज खुला था वहाँ पे उसमें लड़कियों को छात्रावास जो बहुत दूर-दूर से आती थी, भालू का हमला हो सकता था, बाघ का बिल्कुल, हमला हो बिल्कुल, सकता था, बिल्कुल। उनको छात्रावास मिल गया है। बीएड करने जो हमें देहरादून, श्रीनगर, पौड़ी आना पड़ता था, बीएड वहाँ पे दे दिया गया हुँ। है और जो वहाँ का अंतिम गाँव था मरोड़ा गाँव, वहाँ तक रोड पहुँच गई है, तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा कुछ तो हुआ। लेकिन आप इसे 1900 और 20 ही मानेंगे। ये हाँ, उतना बड़ा फ़र्क नहीं है शायद जो ठीक है, आज की तारीख में गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ, हुँ, जो प्रोटेक्ट कर रहा है कि भई कोई भी संभावित दुर्घटना हो सकती है जंगल में, बिल्कुल, जंगल से बाहर, खाई में भी बिल्कुल। गाड़ियाँ गिरने के आप बताते हैं कि बहुत घरवाले अक्सर ये ज़्यादा, मान लेते थे कि भई अगर आज बिल्कुल। 1 घंटा भी देर हो गई है तो ये ना हो गया हो। वो तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है ये। जी, आपका जो ये आंदोलन है, जी। आपकी इसमें क्या भूमिका रहती है? अब इस पर आएँ तो? रजत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताई था कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट डाली थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब इस पे जो उत्तराखंड की जनता है वो बात करना चाहती है, लेकिन किसी को भी ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल रहा था कि हुँ, कौन आगे आए। तो जैसी वो सोशल मीडिया पे गई उसके बाद इतना सारी चीज़ों का धमाका मचा, इतना धूम मचा कि एकदम लोग घरों से बाहर आए हैं। जी। हमारे आप लगाएँगे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बड़े भाई हैं जगत जी, उनसे मैंने बात की, हुँ, अनिल पंत जी, हमने मिलके 4-5 का एक पहले ग्रुप बनाया। उसके साथ धीरे-धीरे जो आंदोलनकारी हैं और भी लोग हैं, उन लोगों ने इसमें एक बहुत बड़ा नाम मैं लेना चाहूँगी, चारू तिवारी जी, उनका जी। मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और उन्हें अगर आप उत्तराखंड का विकिपीडिया कहें तो बहुत छोटी-सी वो बात होगी। उनके मार्गदर्शन में अच्छा, लगातार हम चल रहे हैं और उन्होंने ही हमें बताया था कि कृषि योग्य भूमि केवल उत्तराखंड में 7% बची हुई है। अरे! 7% यानी हम उत्तराखंडियों के लिए है क्या? जो हुँ, है वो भी आप बेच बेच रहे हो और 7% कृषि भूमि में तो
क्या है हम सही बात उत्तराखंडियों है। का जीवन। हुँ, तो यही सारी चीज़ें हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं हमने पहले जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया लगातार हम उत्तराखंड का कमिश्नर ऑफिस है, हुँ, लगातार हम वहाँ पे धरना दे रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम क्योंकि दिल्ली एनसीआर से अगर आपको अपनी बात को पहुँचाना है तो उत्तराखंड आयुक्त कार्यालय हुँ, एक आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके अपनी शब्दों को रख सकते हैं। जी, और सारे सांसद जितने उत्तराखंड के सांसद हैं व्यक्तिगत रूप से हम मिले हैं उनसे, उन्हें हुँ, ज्ञापन सौंपा। लेकिन बहुत ही निराशाजनक बात है कि चाहे वो कोई भी दल का हो, किसी ने हमें उस ज्ञापन का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। संतोषजनक तो बाद की बात है, जी। आप तक वो जवाब ही नहीं आया अभी तक। नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई नहीं। तो अभी अभी आपका जो आंदोलन है ये जी, कानून बनाने की दिशा में, जी। आपको कितना सकारात्मक लग रहा है कि इतना हो सकता है? क्योंकि अभी जो तय समय सीमा थी आपकी, जो आप ज़मीन तय करके निकले थे कि इतना हम रास्ता नाप लेंगे, जी। कहीं कुछ लग रहा है आपको कामयाबी मिली है जब ये ज्ञापन तक का उत्तर नहीं मिल रहा है आपको? राजा जी मैं ये नहीं कहूँगी कि हम इसमें सकारात्मक नहीं हैं। बहुत खुशी की बात है कि समय-समय पे आप देखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री बने हैं धामी जी हुँ, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाली थी कि बातें उनकी संज्ञान में आ रही हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं हम अपनी बात पहुँचाने में सफल हुए हैं। जी, चाहे ट्विटर के माध्यम से है, चाहे वो हैं, हमारी बात पहुँची है वहाँ तक। हालाँकि ज्ञापन का जवाब नहीं आया, उसका हमें बहुत रोष है हुँ, उनसे। हुँ, लेकिन लास्ट जब इलेक्शन का दिन आने वाला था, उससे पहले भी कमेटी जो हुई थी, तो उन्होंने अफ़सोस जताया था हुँ, कि हम इस भू कानून को लाना चाहते थे, लेकिन समय हमारे पास अधिक ना होने के कारण हुँ, हम इसको अभी तक ला नहीं पाए, इसका उन्हें अफ़सोस था। तो हुँ, ये हमारे लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिलासा देने वाली बात थी कि चलो उन्होंने ये हमें विश्वास जताया था कि जैसे ही सरकार आती है तो सर्वप्रथम भू कानून पे काम करेंगे और वो क्या हम तो उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी हो हम सत्य से समझौता बिल्कुल नहीं करने वाले हैं मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है लेकिन सर्वप्रथम मेरी आत्मा उत्तराखंड में बसती है जी। और भू कानून जब तक नहीं आया हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी क्या आपका प्लान है आगे का? अभी मैं देख रहा था कि कुछ एक ऐसी दुर्घटना जैसी स्थिति हुई है आज या कल में, जी। हर की पौ तो वहाँ पे हमने बहुत सम्मान से वहाँ पे आपका जो व्यवसाय है वो बसा है और आज आप हम ही उत्तराखंडियों के लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। माँ-बहनों ने जिस तरीके से जान दी अगर उसको आप जान लेते आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। किस तरीके से औरतों के साथ वहाँ पे हुई, हुँ, जलती भट्टियों में वो औरतें और आदमी बच्चे हमारे जले और आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप इस चीज़ पे तुरंत क्षमा माँगिए, नहीं तो पूरा उत्तराखंड समाज रोड पे आएगा और आप किसी भी कीमत पे नहीं बचेंगे और सरकार से अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उन्हें हमारे हवाले कर जी। दें। लेकिन हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आप या तो माफ़ी माँगिए या फिर तुरंत उत्तराखंड छोड़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कोशिशें हैं, ये जल्द से जल्द फलीभूत हों, रंग लेकर आएँ और इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं, आपके साथ अपनी खुद की एक दिनचर्या है, अपनी जीवनचर्या है, इसके बीच में से आप इतनी तमाम मसरूफ़ियत के बावजूद वक़्त निकाल पाती हैं और अपने जन्मभूमि के प्रति जो आपका ये समर्पण है, ये शुभकामनाओं का पात्र है और मुझे लगता है कि आभार के साथ आपको शुभकामनाएँ ही मिलें बल्कि यही ना मिले, आपको सफलता मिले। जन प्रशासन, सरकार, पुलिस, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपकी इस मेहनत को रंग मिलना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। रजनी जी, आपने मेरे साथ समय दिया मेरे इस प्रोग्राम को लेकर, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और आप सभी का भी आभार कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद राजीव। नमस्कार।